नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। तो बंगाल से रुझान आने शुरू हो गए हैं। वही इलाका, वही आलम, वही झगड़ा-रगड़ा। लेकिन सबसे अहम बात है कि ममता बनर्जी डेस्परेट हैं, सरेंडर कर चुकी हैं, फिर भी महिलाओं को भड़का रही हैं। विधानसभा चुनाव के बीच 23 पदों से इस्तीफे दिए हैं। वैसे इस्तीफा तो ये समझना चाहिए कि मुख्यमंत्री पद से भी दे दिया है। मेरे साथ जुड़ चुके हैं प्रारब्ध से संदीप आर के सिंह जी। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्ते मैम, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। संदीप जी, ममता बनर्जी के दिन पूरे हो रहे हैं क्या? क्योंकि आपको नहीं लगता वो सब कुछ अपना बिगाड़ने में जुट गई हैं? अब देखिए, ये जो रामनवमी पे झड़प है, ये पहली झड़प नहीं है, आखिरी भी नहीं है। कैसे देखते हैं? क्योंकि यहीं पर 29 अप्रैल को दूसरे फेज का मतदान होना है। संदीप जी। मैम, पश्चिम बंगाल का चुनाव देश का कोई आम चुनाव नहीं है, यह युद्ध है। और अगर इससे कमतर कोई बात समझता है, सोचता है, या किसी को लगता है कि हमारा विधायक हमारे इलाके की नाली खड़ंजा सीवर बनवा देगा या इस माध्यम से इस चुनाव को कोई सोचेगा, तो वह बहुत बड़ी गलतफहमी है। यह विशुद्ध हिंदू और मुसलमान का युद्ध है, चुनाव भी नहीं, युद्ध है। ममता बनर्जी मुखौटा है। पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश पर इस्लामिकों का कब्जा हो चुका है। कम्युनिस्ट कुछ नहीं करता है। कम्युनिस्ट एक इलाके पर हिंदुओं को बेवकूफ बना के वामपंथ और समाजवाद और सेकुलरिज्म नाम का झूठ फैला के उस इलाके को इस्लामिकों के हाथ में सौंप कर चला जाता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण ईरान। ईरान में सन 70 के दशक में शाह का रूल था। फिर वहां पर एक पार्टी आती है, टूडो पार्टी, इस तरीके से नाम था उसका, कम्युनिस्ट पार्टी थी। वह जनता में रिवॉल्यूशन लाती है कि अरे शाह जो है देश बेच रहा है, शाह देश का तेल बेच रहा है, यह कर रहा है, वो कर रहा है। और उसके बाद रिवॉल्यूशन ला के शाह को हटा दिया जाता है। लाया किसको जाता है? खुमैनी को। और जब खुमैनी आ जाता है, आयतुल्लाह खुमैनी, तो सबसे पहले इन्हीं वामपंथियों को, इन्हीं कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों को मार देता है। यही हाल पाकिस्तान में भी हुआ। कमिंग बैक टू पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल का जो है वह मुसलमानों ने कब्जा कर लिया है। और अब यह हिंदुओं का दायित्व बनता है, वो भी बंगाल के हिंदुओं का, कि वह इस, अभी देखिए वहां पर ये लड़ाई दंगे के रूप में, या मुर्शिदाबाद, मालदा, 24 परगना में जितने मुसलमान भर गए हैं, ठीक है, वहां पर उनकी संख्या ज्यादा है तो वोट ज्यादा दे देते हैं। पर वहां के हिंदुओं को तय करना होगा कि अगर उनकी कहीं भी 51% से ऊपर अगर जनसंख्या है, तो उनको ये तय करना होगा कि उनको ये 40-30% वाले मुसलमानों के नेतृत्व को या उनके विधायकों को जीतने नहीं देना है। और के राज्य सरकार में ऐसा नेतृत्व चाहिए जो हिंदू मानसिकता का हो, जो हिंदू मानसिकता से और हिंदू रिसोर्सेस से परिपूर्ण हो। हिंदू रिसोर्सेस से परिपूर्ण कौन है इस समय? केंद्र सरकार, भाजपा, ठीक है। और मैं यह कहूंगा कि उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ा उदाहरण है इस चमत्कार का, कि जहां पर एक मुसलमान तंत्र रूल कर रहा था, अखिलेश और मुलायम नाम के मुखौटे लगाकर, तो उन लोगों को, हाँ, उन मुसलमान तंत्र के लोगों को हटाने के लिए सत्ता से हिंदुओं को कोई राष्ट्रपति शासन लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, ना मोदी जी को। भाई उत्तर प्रदेश बहुत महत्वपूर्ण है, कौन नहीं जानता उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण है। तो 2019 का चुनाव जीतने के लिए क्या 2017 में उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था? नहीं, मोदी जी आए, उन्होंने, और जबकि भाजपा की हालत बहुत खराब थी। 2012 में मात्र 40 सीटें थी और 240 सीटें थी सपा के पास 2012 में। पर फिर भी मोदी जी आते हैं, कहते हैं कि भैया हम इस मानसिकता से हम यह करेंगे, हम यह कार्य करेंगे, हम विकास करेंगे। और वहां तो मुख्यमंत्री का कोई चेहरा भी नहीं था, नाम भी नहीं था, क्योंकि भाजपा का कोई नेतृत्व ही नहीं था 25 साल से उत्तर प्रदेश में। तो भी लोगों ने मोदी जी को नेतृत्व दिया। उसके बाद हमें क्या मिला, देश को क्या मिला? योगी आदित्यनाथ। तो हे बंगाल के लोगों, कृपया अपना सर्वस्व, मुख्यमंत्री कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, या छोड़ दीजिए, हिंदुओं के हाथ में सत्ता सौंपिए। तभी आपका भला होगा, तभी आपकी बहन बेटियों की सुरक्षा होगी, तभी क्या कहते हैं, तभी आपको हो सकता है ऐसा नेतृत्व मिल जाए जो आपको पता भी ना हो।
जो आपके लिए क्या कार्य करेगा। सबसे पहले तो प्रदेश की सीमा को सील करेगा ये मुसलमानों। मैं बता रहा हूँ, अगर भाजपा जीत गई तो मनविंदर जी पूरा देश देखेगा कि कितने बंगाली भागेंगे पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश की तरफ। उनको जाने दिया जाएगा, क्योंकि उनका एक ही काम था, वोट देना था और बदले में उनको कुछ मिलना था। न वोट दे पाए तो भैया ढूंढ ढूंढ के निकाले जाएंगे। एसआईआर हो ही गया है। और पश्चिम बंगाल एकमात्र छेद है भारत के शरीर में, एकमात्र छेद है जहां से बाहरी इन्फेक्शन शरीर के अंदर आ रहा है। हम कितना भी इलाज कर लें कुछ नहीं हो सकता अनटिल अनलेस उस छिद्र को हम सर्जरी करके पट्टी बांध के बंद करें। तो पश्चिम बंगाल भारत का कोड है और उसकी सर्जरी करके आवश्यकता है। और ये 26 का चुनाव जो है चुनाव नहीं है, यह मानना पड़ेगा। और इसमें सबसे बड़ा इस युद्ध की सबसे बड़ी जो ममता बनर्जी की ताकत थी वह था उनका वोटर लिस्ट। जिस वोटर लिस्ट पे इस चुनाव में ममता बनर्जी का सिलेबस ही चेंज हो गया है। वो उन्होंने तैयारी की थी इतिहास की, यहाँ पर मैथ का एग्जाम होने जा रहा है। तो उनकी समस्या ये है कि उन्होंने ये देखा कि इतिहास से में हमको तो हमारे पास एक वोटर लिस्ट थी, हमको पता था कि किस इलाके में कितने हमको फर्जी वोटर भेजने हैं, कहाँ से कितने लोग के पास कितनी वोटर आईडी होनी चाहिए, कितनी महिलाएं चाहिए, किस बूथ पर कितनी फर्जी महिलाएं चाहिए, कितने फर्जी आदमी चाहिए, किस उम्र के चाहिए। वो ममता बनर्जी के पास पूरा सिस्टम था। और ये इस कार्य में उनकी सबसे बड़ा सहयोगी था वो क्या नाम था उसका, पीके प्रशांत, जो गया था बिहार को प्रशांत। चुनाव लड़ने। हाँ, प्रशांत। ठीक है। तो वो और आईपैक का ऑफिस क्यों था कलकत्ता में, और आईपैक के ही ऑफिस पे छापा पड़ने पे ममता बनर्जी क्यों भागी कि अरे 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 अरे, हम जो है, क्योंकि वहां स्वयं जाके खड़ी हो गई और उसके खिलाफ जो केस हुआ उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में जाके स्वयं खड़ी हो गई, ईडी पर हमला कर दिया। तो भाई तुम्हारा ऐसा कौन सा डेटा था जो आईपैक के पास पड़ा हुआ था। तो डेटा बस यही था, किस इलाके में कितना फर्जी वोटर भेजना है और वोटर लिस्ट आते ही हमको उस पर कैसे काम करना है। तो इस बार तो वो मौका भी नहीं, 2 दिन में क्या उखाड़ लोगे ममता बनर्जी, तुम्हारा सिलेबस ही चेंज हो गया है। अब हिंदुओं के लिए पूरा माहौल बनाकर दे दिया गया है कि भाई निकलो, बाहर हमला हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो तो चिंता छोड़ दो। अगर अगले 5 साल 15, अगर आज एक दिन का आपको अगर लगता है एक दिन के डर के कारण आप घर में बैठोगे, तो भाई तुम्हारा तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। तुम जिस कंडीशन में हो तुमको तुम ही निकाल सकते हो बाहर। बाहर निकलो, एक ही तरीका है, वोट करो। और ये ममता और मुसलमान वोट बैंक से हटकर जो समझ में आता है उसको वोट करो, जो सुरक्षा दे सकता है उसको वोट करो। वो सुरक्षा देने वालों का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है। मध्य प्रदेश में सुरक्षा दी शिवराज सिंह चौहान ने, गुजरात में सुरक्षा दी मोदी जी ने, राजस्थान में सुरक्षा दी वसुंधरा राजे, और अभी जो भजनलाल जी दे रहे हैं अशोक गहलोत के टाइम में, तो वहां पर मुसलमान जयपुर में पुलिस चौकी फूंक रहा था। ये जम्मू कश्मीर में सुरक्षा दी मनोज सिन्हा ने। उत्तर प्रदेश में सुरक्षा का तो बात ही छोड़ दो, अगर ना पता हो तो अब हम क्या ही कर सकते हैं। बिहार में किसने बचाया, भाजपा समर्थित नीतीश कुमार ने। महाराष्ट्र को अंडरवर्ल्ड से किसने निकाला, भाजपा समर्थित बाल ठाकरे जी की सरकार जो थी शिवसेना की, मनोहर जोशी जी ने। तभी पुलिस को पूरा फ्री हैंड मिला और एनकाउंटर करके उन्होंने पूरा अंडरवर्ल्ड निपटाया और दाऊद बाहर भागो, सब हुआ। और भी बहुत सारे उदाहरण है हमारे पास। तो छत्तीसगढ़ को किसने बचाया, आज नक्सलियों से पूरे देश को कौन बचा रहा है। तुम्हारी सुरक्षा की, कम से कम सुरक्षा की और विकास की तो गारंटी है। तो निकलो, अपने लिए लड़ो तो सही, जो तुम्हारे लिए लड़ने आ रहा है। भाई भाजपा, लोग कहते हैं कि भाजपा के नेतृत्व ने जो है भाजपा के कार्यकर्ताओं को बंगाल में छोड़ दिया और उनको सहायता नहीं की, मरने छोड़ दिया। तुम ज्यादा जानते हो, तुम मिले उन लोगों से, उनके परिवारों को जानते हो, तुम नहीं जानते। भाजपा के लोग जानते हैं। भाजपा में आपस में जिस प्रकार से पारिवारिक सौहार्द होता है, भाजपा वाले अंदर अंदर खून के आंसू रोते हैं और वह जानते हैं बलिदान देना। बलिदान परमो धर्म, देख रहे हो ना धुरंधर 2, बलिदान परमो धर्म। वो इनके लोग जानते हैं कि केरल में कैसे मरते हैं, त्रिपुरा में कैसे मरते हैं, तेलंगाना में, तमिलनाडु में कैसे मरते हैं इनके लोग, मर मर के, बंगाल में कैसे मरते हैं, बिहार में कैसे मरते हैं। मरने के बाद फिर भी अपने विचारधारा को जीवित रखते हैं और उस जगह को भारत के लिए सिक्योर करते हैं। दिल्ली में बैठने वाले बकवास न करें कृपया। भाजपा के लोग बेहतर जानते हैं कि उनके किस परिवार के कौन मरा है और उसका बदला। मोदी और शाह जी के बारे में एक चीज बहुत प्रसिद्ध है, भूलते नहीं, और बदला तो लिया जाएगा। जितने लोगों ने जहां जहां हत्याएं की, देखिएगा जिस दिन ममता बनर्जी हार के निकलेगी, ममता बनर्जी नहीं, तृणमूल,
तृणमूल के पीछे जो मुसलमान वोट बैंक है वो जब हार के निकलेगा, वो भागेगा, बांग्लादेश भागेगा, और उसके बाद वो रास्ते खुल जाएंगे और सब के सब करोड़ों लोग भाग जाएंगे वापस। जी मंदिर। आपने सही कहा, क्योंकि मैं शनिवार को सुन रही थी अमित शाह जी को, उन्होंने वाकई में ही ममता बनर्जी का सिलेबस चेंज कर दिया है। इन्होंने पढ़ाई कुछ और करी थी और जो अब सवाल दाग दिए गए हैं वो कुछ और है। लेकिन आपको नहीं लगता ये जो इन्होंने डर के मारे 23 पदों से इस्तीफा दिया है, मतलब ये समझ के बैठी हुई कि इनकी जो चाल है किसी को समझ नहीं आ रही है। अब कई और विभाग भी है ना, देखिए उनसे तो इस्तीफा नहीं दिया इन्होंने। मैम इन पदों का ये कुछ कर नहीं सकती है ना, आचार संहिता लागू हुई, क्या अनाउंसमेंट करोगी, क्या जी। कौन सी स्कीम निकाल दोगी जिससे जनता को प्रभावित कर दोगी। अब पद से इस्तीफा इसलिए दिया है कि अरे भैया चुनाव में लगो, पद वद का काम छोड़ दो, विभाग गया भाड़ में, उनके जनता के कार्य गए भाड़ में, अब चुपचाप जो है चुनाव में लगो, 1 महीना है, लगे रहो। तो भाई आधिकारिक रूप से फंसे रहते, वहां जाना पड़ता, ऑफिस जाना पड़ता, कुछ करना पड़ता, तो उन्होंने क्या इस्तीफा दे दिया, खत्म करो। तो यह अपने सरकारी दायित्वों को छोड़ के ममता मात्र मुखौटा है, और मुखौटों के साथ क्या होता है, कठपुतली है, पीछे से जितनी चूड़ी कसी जा रही है उतना ममता का, इस बार तो टांग नहीं टूटी ना ममता की। उन्हें विक्टिम कार्ड खेलने का पूरा मौका वो नहीं भी दिया जाएगा तो छीन लेंगी वो, अभी तो समय है। मैम 2021 में लोग भूल जाते हैं कि हम लोग अप्रैल 2021 में कोरोना की विभीषिका से निकल रहे थे, और सबको याद होगा कि वो पूरा 1 महीना, अप्रैल और मई का 2 महीना 1.5 महीना किस स्थिति में थे जब तक वैक्सीन नहीं लग गई। क्या पूरा भारत देश जो है किस प्रकार की मानसिकता में था, कैसा लॉकडाउन लगा हुआ था, को लोग, और उस बार सरकार ने लॉकडाउन नहीं लगाया था, सरकार ने लॉकडाउन लगाया था 2020 में। 21 में सेल्फ इम्पोज्ड लॉकडाउन था, लोगों को पता था बाहर निकलेंगे जान का खतरा है। उस प्रक्रिया में पश्चिम बंगाल का चुनाव हुआ था, ममता बनर्जी जीत गई थी। उस समय ना एसआईआर हो सकता था, ना ही केंद्र की जो है सीआरपीएफ या सीएपीएफ की एजेंसीज या सेना वहां पर भेजी जा सकती थी, उसका देश में कुछ और कार्य चल रहा था। तो जब केंद्र की भाजपा सरकार को वही एक, आपको एक चुनाव चॉइस मिली कि आप बंगाल चुनाव पर ध्यान देंगे या भारत पर ध्यान देंगे, तो उन्होंने भारत चुना। बंगाल चुनाव फिर अब आ गया है ना, अब तो कोई कोविड वोविड है नहीं, अब निपट लेंगे तुमसे। तो ये सबसे बड़ी बात, लोग कह सकते हैं कि अरे ममता बनर्जी को हटा देना चाहिए था, 356 लगा के राष्ट्र, नहीं नहीं नहीं, हमारा भारत का लोकतंत्र ही है जिसने हमको, मोदी, योगी, अमित शाह, या जमीन से उठे हुए वह नेता द्रौपदी मुर्मू जी, या इवन देन मैं दूसरी पार्टियों में भी नाम ले लेता हूँ जिन्होंने अच्छा कार्य किया देश के लिए, भूमि के लिए, बेचा नहीं। ठीक है, मायावती जी, भाई दलितों को एक आवाज दी, किसने दी, भारत के लोकतंत्र ने मौका दिया कि एक महिला निकल सकती है, वो आवाज बन सकती है। कांशी राम हो या कोई भी हो, इस तरीके से बहुत सारे नेता निकले, सिर्फ भाजपा ही क्यों, अन्य पार्टियों में भी लोग निकले। हाँ, कांग्रेस की एक आदत है कि परिवार के ऊपर कोई नहीं, तो राज्यों में वहां पर भी लोग निकले, माधवराव सिंधिया जी निकले, या सचिन पायलट के पिताजी राज, बहुत सारे लोग निकले, या इवन कम्युनिस्टों के खिलाफ स्वयं ममता बनर्जी निकली। तो लोकतंत्र ही तो मौका दिया था। तो कौन सा कम्युनिस्टों को हराने के लिए ममता बनर्जी ने राष्ट्रपति शासन लगवाया था, संघर्ष किया ना। तो ममता बनर्जी ने स्वयं कम्युनिस्टों को हटाने के लिए, उनकी सरकार 35 साल की सरकार हटाने के लिए संघर्ष किया। आज वहां की भाजपा संघर्ष कर रही है, क्या समस्या है, करना चाहिए। वहां की जनता को ही अपने प्रदेश का नेतृत्व बदलने का अधिकार है, और उनको पूरा यहाँ मौका मिलना चाहिए। तो वो उन्हें मिला है मौका, एसआईआर से पूरा तंत्र चेंज कर दिया गया है, गुड फॉर देम, करिए। केंद्र सरकार ने आपको मौका दिया है, आप आगे बढ़िए, क्लेम करिए, बंगाल को पश्चिम बंगाल का हिंदू क्लेम करे आगे बढ़कर, इससे सुंदर बात क्या होगी। फिर रिवोल्यूशनरीज जो थे, अंग्रेजों के खिलाफ जो लड़े, उनको कौन सा राष्ट्रपति शासन लगा के उनको मौका मिला था कि हाँ तुम आगे बढ़ो। उन्होंने तो अपनी जान पे खेल के पश्चिम बंगाल को स्वतंत्र कराने का प्रयास किया। आज मुसलमानों के चंगुल में फंसा हुआ है पश्चिम बंगाल, हिंदू निकले, आगे बढ़े। सन्यासी विद्रोह भी तो पश्चिम बंगाल ने किया ना। आज आपको मौका मिला है, करिए, आगे बढ़िए, निकलिए, केंद्र सरकार आपके साथ है। और जिस दिन भाजपा की सरकार बनेगी, आप स्वतंत्रता की सांस लेंगे, यह तय है। हम उत्तर प्रदेश वाले हैं, मैं अपने पर्सनल अनुभव से आपको बता रहा हूँ जी।
बिल्कुल सही कहा आपने। और इस चीज का अंदेशा अंदेशा ही नहीं, मतलब अंदेशा शब्द गलत है, ममता को ये पता चल गया है। और अब ममता बनर्जी का डिप्रेशन का लेवल देखिए। ममता बनर्जी इस समय खुलेआम धमकी दे रही हैं। उन्होंने महिलाओं से क्या कहा है कि अगर कोई वोटिंग के दिन या काउंटिंग के दिन कोई भी फोर्स अप्लाई करने की कोशिश करता है तो वो घरों से बाहर निकले, जो उन्हें घर में मिले उसे लेकर के वो बाहर निकल जाए। इसे कैसे डिफाइन करते हैं आप? मैम, ममता बनर्जी जो बोल रही है वो ममता नहीं बोल रही है, उसके पीछे का मुसलमान वोट बैंक बोल रहा है, जिसको ये आदत है अपनी महिलाओं को आगे कर देने की, सत्ता में आने के लिए अपनी महिलाओं को आगे कर देने की, अपनी मान बात को मनवाने की। या भाई ईरान में क्या हो रहा था, इजराइल में हमास क्या कर रहा था, या हिजबुल्ला क्या कर रहा था, अपनी महिलाओं बच्चों को कश्मीर में आगे कर दे रहा था, शाहीन बाग में आगे कर दे रहा था। तो यह भी ममता जो बोल रही, ममता, हम फिर वही कह रहे हैं, ममता को ममता ना समझिए। वो मुसलमान वोट बैंक का मुखौटा है, कठपुतली है, उसका माउथ पीस है। पीछे से मुसलमान वोट बैंक बोल रहा है कि मैं चुनाव के दिन अपनी महिलाओं को आगे कर दूंगा, तुम्हारी सीएपीएफ क्या कर लेगी। ये इनकी पुरानी तकनीक है। महिलाओं को क्यों बाहर करोगी, महिलाओं हथियां हथौड़ा लेके बाहर क्यों आएंगी। वोट देने का काम है, वोट दो। लड़ना किससे लड़ना है, उन लोग को मारना है क्या, कि जो लोग क्या बोलते हैं, जो लोग अब जो हिंदू वोट देने जा रहा है उनको धमकी देने के लिए मुसलमान महिलाएं बाहर आएंगी। अभी मुर्शिदाबाद में रामनवमी पे दंगा करना शुरू किया, हिंदुओं ने पूरी मुसलमानों की दुकान तोड़ दी। आपके चैनल पर भी शायद बात कही थी। विरासत फिल्म में अनिल कपूर का अंत में एक डायलॉग है जो अपने वीरेंद्र गुना जी को बोलता है कि मेरे अंदर का जानवर मत जगा बल्ली, मेरे अंदर का जानवर मत जगा। और बल्ली जो है उसको त्रिशूल माँ कोंच के जो है उसके अंदर का जानवर जगा देता है। तो माँ शक्ति का, माँ काली का फरसा उठाता है उसी के कि मेरे अंदर का जानवर जगा दिया तुमने। तो हिंदू के अंदर का जानवर मत जगाओ ममता और मुसलमानों, वरना उत्तम नगर हो जाएगा, वरना क्या होगा तुमको भी नहीं पता है। अभी धुरंधर जो जनता देख रही है ना, जनता सिर्फ बता रही है कि हम क्या बिलीव करते हैं। हमारे अंदर का ये जो शक्ति है इसको हमको प्रोडक्टिवली यूज करना होता है। पर यदि बंगाल के हिंदुओं में वाकई में अभी भी आत्मा बची है, उनकी पीठ दीवार से लग चुकी है, तो ये जो महिलाएं उतरेंगी हंसियां हथौड़ा लेके, इनका त्रिशूल और तलवार से स्वागत करिए। जो जिस भाषा में बात करे उसको उस भाषा में समझा दीजिएगा। ये बहुत फट्टू कौम होती है, फट से भाग जाएगी घर के अंदर, बहुत फट्टू कौम होती है। उत्तर प्रदेश में हम उदाहरण देख रहे हैं। जब तक इनके अखिलेश भैया इनके सर पे नहीं रहते हैं तब तक ये जमीन पे उतरते नहीं कुछ करने। जहां पे महाराज जी जैसे लोग आ जाते हैं वहां औकात में आ जाते हैं। गुजरात में भी यही हाल है जी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने इनको कहा कि मतलब ये तो नहीं होती, लेकिन इनके रिप्रेजेंटेटिव कपिल सिब्बल होते हैं, काफी फटकार लगी उनको। उनको ये बताया गया कि ऐसा यार कहाँ नहीं हो रहा है, लेकिन वेस्ट बंगाल से ही शोर क्यों सुनाई दे रहा है। और अब देखिए कि कोलकाता में चुनाव आयोग ने ये बताया है कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर के दौरान जो जांच के दायरे में आए 32 लाख नाम, उनमें से 13 लाख नाम जो है वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं। अब सिर पीट रही है ममता देवी। मैं मरा हुआ आदमी के नाम पर और जो पलायन कर चुके हैं लोग के नाम पर एक बांग्लादेशी क्यों वोट करेगा। ममता इसका जवाब दे, ममता के तृणमूल जवाब दे, मीडिया जवाब दे और कोर्ट भी जवाब दे दे मेरे को। मरे हुए आदमी के नाम पर कोई क्यों वोट करेगा एक मुसलमान। अगर बंगाल का हिंदू एक वोट देना चाहता है हिंदू होकर अपनी भूमि की सुरक्षा के लिए, अपने भूमि के विकास के लिए, तो उस वोट को काउंटर करने के लिए ममता बनर्जी या मुसलमान वोट बैंक कौन होता है, एक फर्जी बांग्लादेशी लाकर उसके सामने खड़ा कर देने का कि तुम्हारा वोट मेरे वोट से 0 हो गया। और बताओ, तो यह मौका क्यों मिले ममता को और मुसलमान वोट बैंक को। हिंदू हिंदू होकर वोट नहीं दे सकता है, उसके सामने तुम फर्जी वोटर खड़ा करोगे, नहीं होने देंगे। यही बात कह रही है सुप्रीम कोर्ट, यही बात कह रहा है इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन ने कौन से नए कानून ले आए हैं। इलेक्शन कमीशन मात्र और सिर्फ यही कर रहा है जो कानून प्रदत्त अधिकार है, जो वो उसका पूर्ण रूप से पालन कर रहा है। अब बंगाल की जनता को यही नहीं अंदाजा है कि अरे, ममता बनर्जी को, मुसलमानों को यही नहीं अंदाजा है कि अरे कानून प्रदत्त कार्य भी होते हैं, कानून से भी दुनिया चलती है, कानून से प्रदेश चलता है, चुनाव चलते हैं, सब होता है। उनकी खोपड़ी में है ही नहीं बात। उनको जो करना है कानून से ऊपर बढ़ के करना है। तो तुमको जब कानून के दायरे में लाया जा रहा है तो तुमको तकलीफ है। तो यहाँ तो सिर्फ कानून का पालन हो रहा है।
वे फर्जी वोटर नहीं रहेंगे, वोट नहीं देंगे, जो जेन्युइन वोटर है वो वोट देगा। इसमें कौन सा इलॉजिकल काम हो रहा है, कोई बताए तो मुझे। कि ज्ञानेश कुमार जी इलेक्शन कमीशन ऐसा, और लोग कह रहे हैं अरे ज्ञानेश कुमार जी ने पर्सनली ले लिया है ममता बनर्जी, कुछ पर्सनल नहीं है। न ममता बनर्जी जो कर रही है उसके लिए पर्सनल है, ना ज्ञानेश कुमार जी जो कर रहे हैं वह उनके लिए पर्सनल है, ना जो सुप्रीम कोर्ट कर रहा है उनके लिए पर्सनल है। समाज के निर्णय ले रहे हैं लोग, ये लोग उस पद पर हैं जहां पर पर्सनल कुछ नहीं है। हिंदू समाज के लिए, बंगाल के समाज के लिए निर्णय ले रहे हैं। उनको पता है कि हम जो करेंगे, हम जो सोच रहे हैं वह समाज को एक नई दिशा देगा, भारत को नई दिशा देगा। या तो भारत गर्त में जाएगा या भारत यहाँ से उभरेगा। तो भारत को सोच कर ये लोग निर्णय ले रहे हैं। और ममता बनर्जी के पीछे मुसलमान वोट बैंक है, उसकी चूड़ी कस रहा है, वो कर रही है, बोल रही है जो उसको बोलना है, उसकी बॉडी लैंग्वेज में दिख रहा है, उसकी भाषा में दिख रहा है। और मुसलमान वोट बैंक का बस यही तकलीफ है कि वो मुखौटा रखे ममता बनर्जी, उसी से करवाना है जो करवाना है। वरना तो अगली बार उस ओवैसी हुमायूं को भी ले आएंगे अपने सामने। सो पॉइंट इज कि कानूनों का अक्षरशः पालन हो रहा है और इसमें कुछ पर्सनल नहीं है, कोई किसी की पर्सनल लड़ाई नहीं है। ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट जा रही है तो उसको पीछे से कोंचा जा रहा है, और सुप्रीम कोर्ट जो कर रहा है उसको पता है कि हम भारत देश की दिशा निर्धारित कर रहे हैं, और इलेक्शन कमीशन सिर्फ और सिर्फ जो कानून प्रदत्त अधिकार है, संविधान प्रदत्त अधिकार है, उसका फॉलो कर रहा है, दैट्स इट। और तो कुछ नहीं कर रहा। फर्जी वोटर हटा रहा है, इसमें कौन सा इलीगल काम है भाई? हद है, मतलब अजीब लोग करने लगता है, अरे हाँ तो पर्सनल हो गया है, ममता बनर्जी वर्सेस ज्ञानेश कुमार। आप तो पागल हैं क्या? हिंदू और मुसलमान की सभ्यताओं की लड़ाई हो रही है, उसमें पर्सनल क्या है? कुछ नहीं पर्सनल। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि देखिए, चुनाव की घोषणा के बाद से अब तक 400 करोड़ से ज्यादा अवैध प्रलोभन जब्त किए गए हैं, और इसमें कुछ ड्रग्स वगैरह भी शामिल हैं। अब हेमंता भी बहुत उस्ताद है, चुटकी ले रहे हैं कि इन्हें अगर सरकार बनानी है तो पाकिस्तान या बंगाल में जाकर के सरकार बनाए, वहीं इनकी सरकार बन सकती है। मैम भारत का तो असली ध्येय यही होना चाहिए कि भारतीय हिंदुओं की सरकार होनी चाहिए पाकिस्तान और बांग्लादेश में। हमारी भूमि है, हमारे पूर्वजों के कुकर्मों का नतीजा है कि हमारी भूमि हमारे हाथ से चली गई। और सही बताऊं, भारत के बगल में अगर कोई भी इस्लामिक स्टेट है वो भारत के लिए खतरा ही है। तो अपने अंदर के और अपने बाहर के इस्लामिक स्टेट्स को निपटाने का कार्य हिंदू समाज करना शुरू कर दे, चुनाव से करे चाहे जैसे करे। ईरान जो मर रहा है, मरना चाहिए, ईरान को और खत्म हो जाना चाहिए। ईरान के पास अगर न्यूक्लियर बम है तो उसका निशाना सिर्फ इजराइल नहीं है, भारत का हिंदू भी है। तो ये भी बात ध्यान में रखिए, आपके आसपास का कोई इस्लामिक स्टेट आपका नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने। और जिस तरीके से ममता के हाव भाव दिखाई दे रहे हैं, ये डेफिनेटली चुनाव के दौरान कुछ ना कुछ दंगा भड़काएंगी। जिस तरीके से इन्होंने महिलाओं को अभी से एक अलर्ट किया है। आपने संदीप जी मेरे शो के लिए समय निकाला, मेरे लिए समय निकाला, और मेरे दर्शकों को आपने कई महत्वपूर्ण विषयों पे जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वंदे मातरम।